बी। कोई पार्ट हो कि सी डी ई है तो मज़ा भी आए, ये तो दो दो पार्ट करके इनकी पार्टी हो जाती है। आप क्या कहने लगे थे? मुझे लग रहा था आप कुछ कहने लगे हो। यार अरेंज करा लो यार, खुदा का, ये इधर जामिया शरीफ करीब है, इधर से कराओ ना अरेंज। वो तो उस दिन 1:10 पे हमने जाना था, वो भी भूल गए। अब मंडे को याद कराना। अच्छा, चैप्टर नंबर कौन से? IS 12। IS 12 आधे घंटे बाद ब्रेक लेते हैं नमाज की। पास्ट पेपर क्वेश्चन 12, पेज नंबर 293, क्वेश्चन 70। किसी दिन टाइम निकाल के आए, बाकी पास्ट पेपर्स भी कर लेते हैं। एक तो आप लोग बिजी बहुत होते हैं, कभी एक टीचर खींच रहा है, कभी दूसरा टीचर खींच रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने पढ़ाना है, वो कह रहे हैं मैंने पढ़ाना है। आपकी जो डिमांड है ना मार्क, वो बहुत बढ़ती जा रही है। पेज 293, घर वाले कह रहे हैं हमारी तरफ आओ। कभी अंदर अपने अपने आप से भी कभी जिंदगी में कुछ ऐसा मौका मिलता है, बड़ा जरूरी है ये। नहीं, अपने कुछ किया करें, जिक्र कर लिया करें सुबह शाम थोड़ी थोड़ी देर बैठ के। द फर्स्ट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ टाइटेनियम लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 आर अंडर प्रिपरेशन। The following matters have been identified which may have implication of deferred tax. He is only talking about deferred tax. He is not talking about current tax. Getting the point? Okay. Requirement. Just read this requirement. You are reading this requirement for the first time in your life. जब से पैदा हुए तब से लेके आज तक ये requirement जिंदगी में पहली दफा पढ़ने लगे हैं। Discuss डिस्क को कस लें। Discuss how the deferred tax related to each matter should be dealt. हर एक को अलग अलग डिस्कस करें within the financial statements for year ended 31 दिसंबर 2022। तो सवाल बड़ा आसान सा है, लेट भी है, कोई मसला नहीं, दांतों में पता नहीं क्या फंसा हुआ है आपके। तो वो कह रहे हैं डिस्कस करें इन मैटर्स को हम कैसे देखेंगे। लिखना शुरू करें जी। नंबर 1, हाथ खड़ा करके कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस बता दें, बस उसको भी डिस्कस भी कर लेते हैं। ये 4:30 अब बजे हैं। पेज नंबर कौन से? 293, जल्दी करें, पेज 293 निकालें। टीएल एक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, मैंने आपको कहा था फिलहाल इक्विटी इन्वेस्टमेंट को लिखें, क्या होता है? शेयर्स परचेज किए। इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है शेयर परचेज किए, लेकिन मैंने फिलहाल इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टाइप ट्रीट किया हुआ है ताकि आप लोगों को कोई मसला ना आए। मसला तो आपको पता है, मुझे भी कोई नहीं आता, आप लोगों को भी नहीं आता। टीएल एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स फॉर 85 मिलियन। व्हाट इज कॉस्ट? 85 मिलियन। शेयर कितने के खरीदे हैं मैंने? 80। बाद में इनकी फेयर वैल्यू को P&L में रिकॉर्ड करना है। फेयर वैल्यू जो गेन आएगा उसको, ये जो कल एडजस्टमेंट की पास पेपर क्वेश्चन नंबर 15 में, 31 दिसंबर 22 की रात को टीएल ने 20 मिलियन का गेन रिकॉर्ड किया है। अंडर द टैक्स लॉज गेन इज ओनली टैक्सेबल व्हेनेवर वी विल सेल द शेयर्स। आप बता दें जो लास्ट क्लास में बात हुई है, कैरिंग अमाउंट क्या होगी? एक्सीलेंट, क्योंकि अकाउंटिंग वाले रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड कर रहे हैं। और टैक्स बेस 85। लिखें जी, डिस्क्राइब करें। द कैरिंग अमाउंट, वही जो लिखा करते थे उधर हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर, उसी को अंग्रेजी में लिखना है। द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 105। द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 105। ब्रैकेट में लिखें 85 प्लस 20। समझ आ गया ना? उन्होंने गेन रिकॉर्ड किया 85 प्लस 20। हाउएवर the tax base will only be rupees 80. Tax base will only be rupees 85. So there will be a अच्छा, कैरिंग अमाउंट कितनी निकली है? और टैक्स बेस 85। नाम इसका
इन्वेस्टमेंट डिफरेंस बताएं 20. So there is a taxable temporary difference. So there is, लिख लें आप, मतलब so there is a taxable temporary difference of 20. Because के आगे वजह बताएं. Excellent. Because carrying amount of asset exceed rule 1. Because carrying amount of asset exceed the, इसमें लॉजिक नहीं लिखनी फ्यूचर में और ये होगा और फ्यूचर में वो होगा डिस्क्राइब करते हुए, वो तो सानू जबानी नहीं बोले जाती सी, तो इधर रूल लिखने हैं बस. रूल बताएं क्या लिख के आया करेंगे. बिकॉज द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन, देयरफॉर एप्लीकेबल रेट भी दिया हुआ है, देयरफॉर a deferred tax liability. कितने परसेंट है रेट, अमाउंट एग्जैक्ट 7. अच्छा 20-35 पर 7 होता है, ठीक है. Therefore a deferred tax liability of ₹7 will appear as on, इसकी हेडिंग क्या होती है, as on 31/12/22. Therefore a deferred tax liability of 7 will appear in balance sheet on 31/12/22. बिलाल को अच्छा ठीक है, हो गया on 31/12/22. एक छोटा सा आपसे सवाल है कि हर एडजस्टमेंट में अगर कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस इस तरह बता दी तो इज इट एनफ फॉर 15 मार्क्स और वी शुड डू समथिंग एल्स. व्हाट वी शुड डू, ये वर्किंग तो नहीं करने की जरूरत, बस डिस्क्राइब करने. जी माय डियर जल्दी बताएं. नहीं करंट टैक्स की डिस्कशन तो नहीं करनी, मतलब अभी मैंने क्या करवाया, मैं वो जो ऐसे लिखता होता था ना, वो आपको ऐसे ऐसे करके लिखवा दिया. अभी तो ये करवाया, ठीक है. अच्छा ये फिगर ना जाती है बैलेंस शीट में, इसके बाद डेफर्ड टैक्स का टी काउंट बनते, टी काउंट बन के खर्चा या खुशी आती है, वो खर्चा या खुशी P&L में जाती है. तो इसलिए P&L पे बताना है कितना हिट होगा. वाजे उसने नहीं कहा हुआ कि बैलेंस शीट और P&L पे हिट बताओ, उसने बड़ा वेग सा लफ्ज लिखा, डिस्कस हाउ द डेफर्ड टैक्स. अब हम बैलेंस शीट, अब डेफर्ड टैक्स दो होता है, एक डेफर्ड टैक्स होता है एज ऑन, जो आया करता था DTL एज ऑन की वर्किंग में. एक होता है डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर, वो जाता था नोट में भी और P&L में भी. तो डेफर्ड टैक्स दो तरह का होता है, एक कैरी डाउन और एक फॉर द. अभी मैंने क्या डिस्कस किया है, सिर्फ एज ऑन. अब फॉर द ईयर के लिए एक रफ वर्किंग करें, बल्कि वर्किंग कर लें बेशक, इस वर्किंग की तो जरूरत नहीं थी जो मैंने आपके लिए की थी. अब पेपर में एक वर्किंग कर लें, वर्किंग 1, पहला दूसरा सफा छोड़ दें, तीसरे से वर्किंग शुरू कर दें. वर्किंग 1, डेफर्ड टैक्स का अकाउंट बनाएं. सर ये क्या कर रहे हैं, डेफर्ड टैक्स का अकाउंट तो सवाल के अंदर सारी एडजस्टमेंट्स के बाद बनता होता है. मैं क्या करूं, असल में अब वो हर एडजस्टमेंट अलग अलग है और उसने कहा हर एडजस्टमेंट को अलग अलग डिस्कस करो, तो मजबूरी में मैं फिर हर एडजस्टमेंट का अकाउंट बना के देख लिया करूंगा कि इससे खर्चे पे क्या हिट पड़ेगा. माय डियर मुझे बताएं कैरी डाउन कितना आ गया. अगला काम आता है आपको, आगे ना होने की जरूरत, अगला काम आता है आपको. कैरी डाउन बोले 7. आप बता दें खर्चा बैलेंसिंग आ रहा है या खुशी. अब एक फिक्रा लिखवाने लगा हूं. इन P&L, यही फिगर P&L में जाती है, यही नोट में जाती है. इन P&L a deferred tax expense will be recorded. मुझे पता है आप सुबह से बैठे हुए हैं, हमने कोई ऐसा सवाल ही नहीं चुना जिस पे आपका दिमाग लगे. इन P&L a deferred tax expense of ₹,
7 million will be recognized. In P&L, a deferred tax expense of rupees, deferred tax expense या deferred tax income, ये खर्चे वाली साइड है ना, deferred expense of rupees 7 million will be recognized. अच्छा, अब मैं थोड़ा सा चाह रहा हूं आप रनिंग में आए, तो रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट आप कर लेंगे, वो घर जाके भी कर लेंगे, इसको मैं बाद में करवा दूंगा। रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट ये आसान है, इसके लिए 7-8 लाइनें छोड़ दें। थ्योरी लिखने के लिए 10 लाइनें छोड़ दें बेशक। तीसरी एडजस्टमेंट आप 1 मिनट में कर दें मुझे, दोनों एतबार से करें। पार्ट बी में मैंने क्या करना होता है, अब आप लोगों से सब कुछ करवाना होता है। अजीब, यानी कि हम पढ़ा रहे हैं, ये जी मैसेज आया, खर्चा ऑन टेबल, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट, अब होगी रिवीजन। और ये टेबल और चेयर, इसकी कल मैं आपको तस्वीर लेके दिखा दूंगा। ये देखो, अब आप लोग जो जो चीज़ खरीदा करेंगे मुझे व्हाट्सएप किया करेंगे। ये किसका नंबर है यार, पता कराओ आप लोग अपना। हाँ कर लिया, हो गया, चलें लिखें। The carrying amount of development asset will be ₹0, बल्कि development asset से कहना नहीं चाहिए, चले खैर है कह दें। The carrying amount of development asset will be 0। क्यों, अकाउंटिंग वालों ने कहां डाले, कल ही सवाल किया था, 28% जिसमें रेट दिया था। However, टैक्स अथॉरिटीज कह रही हैं इसको 10 सालों में, कैलकुलेटर ना पकड़े, 10 तो फिर 2 रुपए होगा ना, 2 रुपए, तो इधर क्या आ जाएगा 18। However, नहीं ये वर्किंग नहीं करनी पेपर में, ये तो आपको पता है चीजें। However, tax base will be ₹18. However, tax base will be ₹18. That is 20 minus 2 amortization. 20 minus ₹2 million of amortization. Therefore, वो लोअर है ना, therefore a deductible temporary difference will arise. Therefore, a deductible temporary difference will arise because carrying amount of asset is less than, क्या वजह इसकी, डिडक्टेबल क्यों है, रूल नंबर कौन सा था पता नहीं, ये रूल 3 था भाई, कह रहे हैं बिकॉज कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन टैक्स बेस ऑफ एसेट, पता नहीं जो भी था, रूल 2 था, रूल 2, बिकॉज कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इज लेस देन टैक्स बेस ऑफ एसेट। अच्छा, इसमें मैं इस तरह नहीं कह रहा कि आप लिख के आइएगा कि अकाउंटेंट्स हैव डिडक्टेड इन दिस ईयर and therefore carrying amount is 0. However, tax authorities will allow this 18 to be deducted in next year. That's why it is called as deductible temporary difference. वो जो लॉजिक सोचनी थी वो लिख के आनी है या रूल्स लिख के आने हैं, रूल्स लिख के आने हैं। आगे चलें। Therefore, शो रिलेटेड कैलकुलेशंस, देखिए कैलकुलेशंस तो शो रिलेटेड कैलकुलेशंस भी अगर लिखा होता तो भी वर्किंग ना करते। कैलकुलेशन तो हम ऑलरेडी 20 - 2 करके छोटी छोटी साथ साथ शो करा रहे हैं, तो शो रिलेटेड कैलकुलेशंस का ये नहीं मतलब होता कि प्रॉपर वर्किंग बनाए, उसका मतलब होता है साथ साथ कैलकुलेट करते जो। अच्छा, मुझे नहीं पता फिक्रा कहां तक पहुंच गया था, विच विल रिजल्ट इन, अब मुझे नहीं पता फिक्रा कहां तक पहुंच गया था। नहीं, उससे आगे हम गए थे। देयरफॉर नहीं ठीक है, वो डिडक्टेबल बता दिया था पहले, डिडक्टेबल फुल स्टॉप लगा दें। सो इट विल रिजल्ट इन क्या, कि कितना परसेंट है, अब ब्रैकेट में लिखें 18 इंटू 35%, पेपर में लिख के आना पड़ेगा। देयरफॉर अ deferred tax asset will be recorded in balance sheet. It will result in ₹6.3 million of, वो तो खुद चेंज कर लिया करें फिक्रा, it will result in ₹6.3 million of deferred tax asset.
लेकिन ये तो डिस्कशन हो गई बैलेंस शीट के एंगल से। अब टाइम है तो जाएं वर्किंग टू बनाएं। बताएं कैसे बनेगी वर्किंग टू। डेफर्ड टैक्स एसेट का अकाउंट बना लेना हम, शक एसेट या लाइबिलिटी जैसे भी आपके दिल में आ रहा है। कैरी डाउन आ गया 6.3। ओ बैलेंसिंग इधर निकल आया। ओहो आहा यही। आप बताएं इन पी एंड एल, आज जरा इसका नाम बताएं। नहीं, रिवर्सल ऑफ डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस रहने दें, कोई और नाम अच्छा सा देखें। रिवर्सल ऑफ डेफर्ड एक्सपेंस रहने दें, इनकम लिख दें, इनकम लिख दें। इन पी एंड एल अ डेफर्ड टैक्स इनकम ऑफ रुपीज, इन पी एंड एल अ डेफर्ड टैक्स इनकम ऑफ रुपीज 6.3 million will be recorded. अच्छा, ये तो वैसे आपको बचपन से पता है, कैरी डाउन्स बैलेंस शीट में चले जाते हैं और फॉर द ईयर फिगर्स पी एंड एल में चली जाती है। चलें करें अगली एडजस्टमेंट, चौथी। चौथी तो बहुत ही आसान है, आपके लिए वैसे नई है लेकिन आसान है। अच्छा, पहले जरा मुझे कैरिंग अमाउंट बता दें। गवर्नमेंट ग्रांट कैरिंग अमाउंट, ग्रांट इज टू बी रिकॉर्डेड एज इनकम ओवर 3 years। 12 माइनस 3 years का पता क्या मतलब है? 12 को 3 सालों में खत्म करो तो एक साल कितना खत्म करो? 4। 12 माइनस 4, व्हाट इज दिस? इट इज सॉर्ट ऑफ अनअर्न्ड ना, यानी क्या क्या कहते थे टीचर इसको, मुझे नहीं पता। डेफर्ड ग्रांट कहते थे। द कैरिंग अमाउंट, अच्छा कैरिंग अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी लिखेंगे इसको या कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट लिखेंगे? गवर्नमेंट ग्रांट कहाँ लेके जाते थे टीचर बैलेंस शीट में, जरा बता दें। भाई कह रहे हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज में लेके जाते थे, तो भी आप लोग मुझे एसेट कह रहे हैं। गवर्नमेंट ग्रांट्स की वजह से जो इक्विपमेंट खरीदा है उसको क्या कहेंगे? एसेट। और गवर्नमेंट ग्रांट को आहिस्ता आहिस्ता, असल में देखें अगर गवर्नमेंट ग्रांट को फौरन इनकम में ले जाएं तो एंट्री बनेगी कैश डेबिट। मैं तो शायद ये अकाउंटिंग बता रहा हूँ, FR1 बता रहा हूँ। अगर गवर्नमेंट ग्रांट को फौरन इनकम में ले जाए तो एंट्री बनेगी कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, इनकम ग्रांट इनकम क्रेडिट। और P&L में लेके जानी होती है ना, नाम जो मर्जी रख लें, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। लेकिन अगर इसको 3 साल में इनकम में लेके जाएं तो कैश डेबिट लाइबिलिटी टू टेक इट टू इन इनकम इन 3 years क्रेडिट। और वो लाइबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता P&L में लेके जाते रहे। एक बार याद रखिएगा, एसेट्स आहिस्ता आहिस्ता P&L में जाते हैं तो वो वैल्यू लूज करते हैं। तो ये एक डेफर्ड ग्रांट है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता P&L में जा रही है तो वैल्यू, मेरे ख्याल से तो इसकी लाइबिलिटी की नेचर है। अगर भूल रहे तो फिर नीचे लिख लें लाइबिलिटी, किसी को भूल गया हुआ तो ये लाइबिलिटी होती है। कितने रुपए आए हैं? 12। अब हमारे कंधों पे ये लाइबिलिटी है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता इनकम में लेके जाना है। तो लिखिए आप, द कैरिंग अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट is rupees 8 million. The carrying amount of government grant is rupees 8 million. That is 12 minus 4. और टैक्स वाले की कह रहे ना, ओ फिर तो मैंने कहा था सोचा ही ना करें, फिर तो जबरदस्ती ये काम करना है। वो किसी को याद है, जबरदस्ती ये काम करना है। हालांकि वैसे टैक्स वाले मोटाइज नहीं कर रहे होंगे, लेकिन इसका कोई हल नहीं ना अब हमारे पास। अगर इसके टैक्स बेस 0 ले ली या कुछ और लिख दिया तो फिर टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा। तो बस लिख लें फिर, ये जबरदस्ती होता है 8 इधर लिखना ताकि टेम्परेरी डिफरेंस ना आए। एंड टैक्स बेस विल बी रुपीज 8 ऑल्सो। So there will be no difference.
वजह नहीं बताने की जरूरत, वजह तो कहीं भी नहीं बतानी। सो जब तक मांगे ना, सो देयर विल बी नो deferred tax liability or asset, there will be no deferred tax consequences। बस ऐसे ही लिख दें, नो कॉन्सिक्वेंस, खत्म करें बात, लिखना तो लिख दें, so there will be no deferred tax asset or liability। और अब टी काउंट ना बनाएं, एंड नथिंग विल गो टू पी एंड एल, और पी एंड एल में भी अब कुछ नहीं जाना। डेफर्ड टैक्स का बैलेंस ही नहीं, डेफर्ड टैक्स क्रिएट ही नहीं हुआ ना, क्योंकि ये कौन सा डिफरेंस है? कभी डेफर करके टैक्स देने वैसे इस पे गवर्नमेंट ग्रांट पे, कभी ना कभी डेफर करके, क्यों नहीं देना? परमानेंट डिफरेंस है। डन, ये बता दें परमानेंट डिफरेंस है, बिकॉज इट इज अ परमानेंट डिफरेंस, इस बताने में कोई मसला नहीं। भाई यही तो कॉन्सेप्ट कल क्लास में 3 दफा किया है, 1 दफा तो इसका स्क्रीनशॉट अटैच किया है और 2 दफा क्लास में किया है। इसका जरा हाथ खड़ा करके बताएं कि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं या नहीं, आप जरा करके बताएं। क्या बता रहा है दूसरी लाइन में? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ प्रॉफिट आएंगे या नहीं, ये बताएं। भाई कुछ लोग कह रहे हैं आएंगे, कुछ कह रहे हैं नहीं बताया। अब बताएं मैं किनकी मानूं? इसका मतलब है कोई ना कोई तो दोनों में से सही पार्ट है। ये देखो ना, फ्यूचर में 50 के अगेंस्ट 40 के प्रॉफिट आएंगे, ठीक है, ये 1 दफा बताया था उसने। एक सवाल और था, नहीं 20 नहीं, उससे पहले भी था एक सवाल, क्वेश्चन 12, उसने भी कहा था कि ये चांस हाई है कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स आएंगे, उसने भी यही कहा था, फ्यूचर में प्रॉफिट्स आएंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 ने भी कहा था कि लॉस तो बहुत ज्यादा है लेकिन कम से कम 180 के तो प्रॉफिट्स आएंगे। इस सवाल में नहीं बताया हुआ फ्यूचर में प्रॉफिट्स आएंगे या नहीं। पढ़ते हैं, ये दोनों बात कौन बोला है? वेल डन। ये थ्योरी का सवाल है, इसमें दोनों बातें करके आएंगे। इफ प्रॉफिट आएंगे तो क्या करेंगे, इफ प्रॉफिट, ये दोनों बातें करके आएंगे क्योंकि ये थ्योरी का सवाल है। पढ़े, उसने नहीं बताया फ्यूचर में प्रॉफिट, उसने कुछ और बताया, वो मैं आपको बताता हूं उसने क्या बताया। उसने वो कुछ और लिखा हुआ है, हमारे साल के एंड पे लॉस कितना है, हमारे साल के एंड पे 260। ये हमारे साल की डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में जाता होता है, पता है आपको? ये हमारे साल, और अगले साल एडजस्ट होता है फिर करंट टैक्स में। तो ये हमारे साल के एंड तक लॉसेस हैं, टीएल इनकट आ लॉस फॉर द ईयर टिल नहीं, ये मेरे ख्याल से हमारे साल की करंट टैक्स में आया होगा। फिर इसको डेफर्ड में इसलिए लेके जाते हैं कि इसके अगेंस्ट फ्यूचर में क्या आना है, नहीं इसके अगेंस्ट फ्यूचर में बेनिफिट आना है। बेनिफिट क्या आना है कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स आएंगे, उनमें से ये लॉस हम माइनस करेंगे। अब बता दें हमारे साल कितना लॉस आया, तो हमने क्या कहा था, इसका क्या किया करना है, इस 260 का क्या किया करना है? हमने कहा था DTL/A 31/12/22 को हेडिंग देके अनयूज्ड लॉसेस कितने, कहते हैं ये 260 के लॉसेस आप जितने भी हैं सारे माइनस कर सकते हो अगले 6 साल तक। मतलब कह रहे कि अगर अगले 6 साल तक आप माइनस कर सकते हो, उसके अगर 6 साल में माइनस ना कर सके तो गवर्नमेंट फिर कहेगी माइनस नहीं कर सकते। ये जो लोग टैक्स पढ़े हैं इस दफा, ये बात वैसे हमने पढ़नी है, एक चैप्टर है हमारा लॉसेस का, सेशन के एंड पे पढ़ाई जाएगी आपको ये बात। जिन्होंने टैक्स पढ़ लिया उनको वैसे ये बात पता है। तो वो कह रहे हैं कि लॉसेस को आप माइनस कर सकते हो। जिन्होंने टैक्स पढ़ा उन्होंने अभी एक और चीज भी पढ़ी थी, सिक्योरिटीज का लॉस 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इस तरह की बात उन्होंने पढ़ी भी है। तो ये लॉस कितने साल तक माइनस हो सकता है? मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल है अब अगले 6 सालों में प्रॉफिट आएंगे या नहीं आएंगे, ये पढ़ के बताएं सवाल से। हाँ लिखें, सवाल ने नहीं बताया कि अगले 6 सालों में प्रॉफिट आएंगे या नहीं। सवाल ने ये तो कहा है माइनस कर लेना, लेकिन लिखें सवाल ने नहीं बताया कि
प्रॉफिट फ्यूचर में आएंगे या नहीं। सवाल ने, ये तो किताब पे लिखना है ना, सवाल ने नहीं बताया फ्यूचर में प्रॉफिट्स आएंगे या नहीं। अब क्या करें, लिखें। कल मैंने 2 पैरास पढ़ाए थे स्टैंडर्ड के, किसी ने घर जाके पढ़े थे एक दफा जब नोट्स पढ़े थे आप लोग, किसी ने घर जाके वो 2 पैरास पढ़े थे? 1-2 लोगों ने पढ़े थे। नोट्स में लिखा होता है ना क्या क्या किया कल, वो पैरास आज पढ़िएगा जाके। लिखें, आ डेफर्ड टैक्स एसेट, आगे बोलें विल बी। ओ इसमें कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस नहीं लिखनी, तो डायरेक्ट बार जाना है। आ डेफर अभी बना दिए फिलहाल डेफर्ड टैक्स एसेट, क्या मसला है, हम तो वर्किंग कर रहे हैं ना। 90 आ डेफर्ड टैक्स एसेट, अमाउंट छोड़े परे भी, आ डेफर्ड टैक्स एसेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन, आगे बोलें क्या लफ्ज लिखें, ऑन अनयूज्ड टैक्स लॉसेस। ये फिक्रा दोबारा देख लें, आर डेफर्ड टैक्स एसेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन अनयूज्ड टैक्स, इनको टैक्स लॉस इसलिए कहते हैं कि वो करंट टैक्स से आते हैं ना, टैक्सेबल प्रॉफिट वाली वर्किंग से। आर डेफर्ड टैक्स एसेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन अनयूज्ड टैक्स लॉसेस। एक लफ्ज एक बच्चे ने बोला था, इफ, लिखें आगे, इफ sufficient profits are expected in future, sufficient profits are expected in future, full stop। अगली लाइन तो मैं आप पे रोब झाड़ने के लिए लिखवा रहा हूं, वो पेपर में बेशक ना लिख के आइएगा। अगली लाइन रोब झाड़ने के लिए जिन्होंने कल वाली थ्योरी के 2 पैरास घर जाके पढ़े हैं, अगली लाइन रोब डालने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अगली लाइन ये थी कि however the existence of losses is a strong evidence that it is not expected that in future profits will appear। ये बात किसी को याद है? क्योंकि अभी लॉस आ गया था, अब उम्मीद है कि ये बात डूब रहा है, अब तो इसके बचने का कोई चांस नहीं है, लेकिन ये इतना रोब नहीं डाल के आना, छोड़े पर इस लाइन को। So if profits are expected in next 6 years then we will, बोले, so if profits are expected in next 6 years, so we will record a deferred tax asset of 91 million. So we will record a deferred tax asset of 91 million as on, बोले कब, 31/12/22, we will record a deferred tax asset as on 31/12/22, full stop। however, आगे हाथ खड़े करके बता दें, however if sufficient profits are not expected then deferred tax will only be recorded किस हद तक, however if sufficient profits are not expected 260 की जगह 200 आने हैं मिसाल के तौर पे, तो फिर if profits are not, then deferred tax asset will be recorded up to, excellent, up to the extent of expected future, वो बोले up to the extent of expected future profits। मैंने बोला है जो आप इधर से देख रहे हैं, however if future profits are not expected then deferred tax asset will only be recorded up to the extent of future profits are available। एक लाइन छोटी सी और बता दें, आप जो है वो रीअसेस कर लिया करें हर साल के एंड पे, क्योंकि अब लॉसेस तो आना शुरू हो गए हैं। एट ईच ईयर एंड वी मे रीअसेस, at each year end we will reassess the deferred tax asset already recognized, at each year end we will reassess the deferred tax asset already recognized। जाए नमाज पढ़ें, ये फिर नमाज के बाद डिस्कस कर लेते हैं, पॉज कर दो। अच्छा, हमने 2 बातें लिखी हैं, उनको ज़रा उर्दू में समझ लें और थोड़ा चीज़ों को सीरियसली लें। आप अगर फ्यूचर में प्रॉफिट आने की उम्मीद है अच्छे खासे,
तो फिर 91 का डेफर्ड टैक्स एसेट बना लें, और अगर फ्यूचर में कम प्रॉफिट आने की उम्मीद है तो फिर लफ्ज लिखाएं कि इफ प्रॉफिट्स ऑफ 260 आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, तो देन डेफर्ड टैक्स एसेट विल ओनली बी रिकॉर्डेड अप टू द एक्सटेंट फ्यूचर प्रॉफिट्स आर अवेलेबल। अच्छा, एक बात मैंने जरा बताई थी अब आपको, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है, वो दूसरे सिनेरियो के साथ है। अगर तो ये वाला सिनेरियो है ना कि फ्यूचर में प्रॉफिट आना ही है, फिर तो 91 का बनाएं, लेकिन अगर फ्यूचर में नहीं आने प्रॉफिट या कम आने हैं तो फिर 91 का बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर हर साल के एंड पे खड़े होकर देख लिया करें, क्योंकि अगले 6 साल अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो हो सकते हैं दूसरे साल ही हम कहें हमारे बिजनेस के अंदर ऐसा कैटलिस्ट डला है कि पता नहीं बिजनेस हमारा खुद आसमानों पे पहुंच गया, तो हर साल रीअसेस कर लिया करें। तो कल जो फातिमा लिमिटेड वाला सवाल किया था छोटा सा 2 पैरास थ्योरी के साथ, उसमें यह था ना कि पहले साल प्रॉफिट आने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगले साल प्रॉफिट आने की उम्मीद हो गई थी, तो फिर हमने डेफर्ड टैक्स एसेट बना लिया था। तो जाते जाते आपको ये क्या बात मैंने लिखवाई है, हर ईयर एंड के ऊपर रीअसेस कर लें। तो अब 2 बातें हो गई। पहली बात सुने, अगर फ्यूचर में प्रॉफिट सफिशिएंट अवेलेबल है तो पूरा 91 का डेफर्ड टैक्स एसेट बनाएं, समझ लें एक पैरा खत्म, दूसरा पैरा। और अगर फ्यूचर में प्रॉफिट कम आने की उम्मीद है तो उस हद तक बनाएं जिस हद तक प्रॉफिट आने की उम्मीद है, लेकिन साथ ये लाइन भी फिर डाल के आए इसी दूसरे वाले पैरे के साथ कि फिर बार बार उसको क्या कर लें, रीअसेस। अब इन दोनों बातों के दरमियान में लाइन डाल लें ताकि आपको पता चल जाए दोनों बातें अलग अलग हैं। एक बात शायद मेरे से रहेगी या आपने नहीं बताई, वो बता दें क्या करनी है। हाँ, वो ये है कि वर्किंग करके एक डीटीए रिकॉर्ड करें। कितना डीटीए? 91, और खुशी बैलेंसिंग आ गई 91, लिखें इफ वी रिकॉर्ड, वही जगह क्यों छोड़ रहे हो, अच्छा टी कौन बना रहे हो, इफ वी रिकॉर्ड फुल डेफर्ड टैक्स एसेट ऑफ 91, अगर वो कौन सा वाला सिनेरियो है, पहले वाला दूसरे वाला, पहले वाला, इफ वी रिकॉर्ड, आप उसी तरतीब में लिखें, आपको कोई परेशानी नहीं। If we record full deferred tax asset at rupees 91 million, then P&L will show a deferred tax income of rupees 91 million. Then P&L will show a deferred tax income of rupees 91 million. ये बात मैंने एंड पे लिखवाई है, लेकिन शुरू में भी लिखी जा सकती थी, तो जुबानी सुन लें। इफ सफिशिएंट प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर देन वी विल रिकॉर्ड फुल डेफर्ड टैक्स एसेट ऑफ 91 million that will appear in balance sheet. Further, our P&L will also show a deferred tax income of 91 million. ये बात उसमें लिख के आ सकते हैं पहले सिनेरियो में, और दूसरे सिनेरियो में if sufficient profits are not expected then deferred tax asset will only be recorded up to the extent of future expected profits, up to the extent of future expected profits. And in that case we will keep on reassessing the deferred tax asset. यानी हमारे साल के एंड पे शायद आपने उतना रिकॉर्ड ना किया हो, अगले साल के एंड पे रीअसेस कर लें कि प्रॉफिट आने की उम्मीद बन गई है या नहीं बन गई, तो उसको रीअसेस करके उसको दोबारा जो है वो चेक करते हैं। चलें रिवैल्यूएशन कर लें, जो आसान सी चीज़ हम छोड़ गए थे। इसके लिए तो प्रॉपर वर्किंग करनी पड़ेगी, जरा खोलें वर्किंग्स। TL purchased a factory building for rupees 1200 million in 2022, which was depreciated by 80 million. हमारे साल खरीदी है ना, और कितना डिप्रिशिएट कर गई है, 80 मिलियन।
हमारे साल के एंड पे फैक्ट्री बिल्डिंग वाज रीवैल्यू टू 1260 अंडर द टैक्स लॉस छोड़ें। जी वर्किंग करें। हमारे साल खरीदी, डेट ऑफ परचेज नहीं बताई हुई उसने वैसे, चलो कभी भी खरीद ली होगी, मुझे क्या। हमारे साल खरीदी है 1200 की, 22 हमारा साल, हाँ हमारा साल ही है। कॉस्ट अवेलेबल है 1200 विच वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 80। ये तो लिख लेना 31/12/22, डेट ऑफ परचेज नहीं दी हुई ना। डबल 120 31/12/22 रिवैल्यू करें, कर देना। हाँ जी बोलें। रिवैल्यूड अमाउंट पूरा डाटा दिया हुआ है सवाल में, कोई लगा शुक्र है कुछ मिसिंग नहीं है। जी रिवैल्यूएशन लॉस को ये बात आई थी, मुझे पता नहीं। जी करें इसे स्प्लिट 35-65 में। इसके बाद क्या करते थे? इसके बाद हम जो है पीपी का टी अकाउंट बनाते थे टैक्स वालों के मुताबिक। उसके बाद करंट टैक्स की वर्किंग करते थे। उसके बाद डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन की वर्किंग करते थे। उसके बाद डेफर टैक्स का टी अकाउंट बनाते थे। उसके बाद रिकॉन बनाते थे। इसके बाद अभी 6-7 काम रहते हैं। चलें टैक्स वाले पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। अंडर द टैक्स लॉस डेप्शन एट द रेट ऑफ 10% अलाउज, और वो लोग रिवैल्यूएशन को नहीं मान रहे। अब पता नहीं ये वर्किंग नंबर कौन सी हमारी बन रही है, अगर पिछले का टी अकाउंट बनाया तो 4, जो भी उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसके बाद हम डेफर टैक्स का क्या बनाते थे, नहीं इसके बाद वो टी अकाउंट बनाते थे पीपीई का। ये ऊपर वाला पीपीई का अकाउंट किसके मुताबिक है, अकाउंटिंग वाला, और ये वाला पीपीई का अकाउंट। जी कॉस्ट 1200 डेप्शन कैलकुलेटर के बगैर ही बता दें 10% 120 कैरी डाउन। इसके बाद क्या करते थे, करंट टैक्स की वर्किंग करने की जरूरत नहीं है आज के सवाल में। आगे क्या करते थे, डेफर टैक्स पूछा। डेफर टैक्स का नहीं टी अकाउंट नहीं बनाते थे डेफर टैक्स का, नहीं डेफर टैक्स की वर्किंग करते थे। डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट वर्किंग नंबर 6, डेफर टैक्स लाइबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31/12/22। जी बोलें। कैरिंग अमाउंट जी टैक्स टाइम्स आया। इसके बाद क्या करते थे, डेफर टैक्स का टी अकाउंट बनाते थे, बनाएं। यार हम काम करने के मूड में होते हैं तो उसको तो स्यापे करने लग जाता है। ना ना करना, ना छोड़ दे, मान जा। ओहो मैं नीचे मिटा रहा हूँ, ऊपर मिट रहा है, जादू। ना किया करना ऐसा जब काम करने बैठते हैं हम। वर्किंग नंबर 7,
defer tax liability brought down, carried down. Excellent. एक जर्नल एंट्री करनी होती है स्काई ब्लू पट्टी से। स्काई ब्लू पट्टी, तू भी है पट्टी, स्काई ब्लू पट्टी। बोलें जी, करंट टैक्स की वर्किंग में क्या जाने हैं? जीरो। वो जो P&L वाला गेन लॉस है ही नहीं ना, पता नहीं कहां पे उंगली गई हुई है। ये करंट टैक्स की वर्किंग में ये उल्टाने होते हैं, रिवैल्यूएशन गेन लॉस। एंट्री बताएं। पीपी डेबिट, DTL क्रेडिट। कितने से? हाँ, डंके की चोट पे करें DTL क्रेडिट। कितने से? और बाकी निकाल लें। वो क्या नाम है? DT बैलेंसिंग 14। चलो हुण लिखना शुरू करो। अच्छा, लिख के क्या आने? लिख के ये आने अंग्रेजी में, डेफर्ड टैक्स पूछा हुआ है ना, लिख के ये आने अंग्रेजी में, और एक्सपेंस फॉर द ईयर बताना है। ये दो चीजें बतानी है ना। ये वाला डेफर्ड टैक्स एज ऑन वाला बताना है और ये वाला बताना है। पिछले सवाल बड़े अच्छे थे, उसमें कैरिंग अमाउंट मेहनत से नहीं निकालनी पड़ी थी, कैरिंग अमाउंट फौरन फौरन निकली थी। भाई सुबह से इस सवाल में कर तो सिर्फ यही रहे हैं ना, सुबह से इस सवाल में कर तो सिर्फ यही रहे हैं, तो वो और वो क्यों करना पड़ा है? इसको निकालने के लिए और इसको निकालने के लिए। इसका नाम, इसका नाम। सुबह से कर तो यही रहे थे, लेकिन अब दो काम नए करने पड़े। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। तो लिखें, यहां से लिखना शुरू करें। द कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड एसेट का नाम क्या है? द कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग इज ₹1260। ब्रैकेट में लिख दें वर्किंग फॉर, वो जो ऊपर वर्किंग की है, वर्किंग फॉर। हाउएवर द टैक्स बेस विल ओनली बी, जी बोलें, ₹1080। However, tax base will only be ₹1080 as in working 5। ये ब्रैकेट में वर्किंग 5 लिख दिया, एज इनका लिखने की जरूरत नहीं, फुल स्टॉप। एज द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एक्सीडेड द टैक्स बेस, as the carrying amount of asset exceeded the tax base, so there is a taxable temporary difference of 180 million. So there is a taxable temporary difference of 180 million, which will result in deferred tax liability of rupees which will result in deferred tax liability of rupees 63 million. ठीक है, वर्किंग से किए कहीं फिर। अच्छा, आगे लिखें। However, माइक तो चल रहा है। However, in P&L P&L में बताएं कितना गया है, जरा डेफर्ड टैक्स का टी अकाउंट खोलें। वो तो 14 गया ना सिर्फ। However, in P&L our deferred tax expense है, इनकम है। Our deferred tax expense of rupees 14 million will be recognized
A deferred expense of rupees 14 million will be recognized. इसके आगे जगह खाली छोड़ दें, फ्रेश माइंड के साथ एक बात करनी है, मंडे को याद करवाइएगा। अब आप जरा निकालें, ये सवाल हमारी तरफ से खत्म हो गया, ये देना जरा किताब, क्योंकि जाहिर बात है कभी कोई बच्चा सोल्यूशन आईकैप का पढ़ेगा, वो कहेगा ये लाइन आईकैप ने क्या डाली हुई है, तो वो लाइन हमने आपको बतानी है। तो फिलहाल आप ऐसा करें, तशरीफ ले आएं पेज नंबर क्वेश्चन 16 पे, पास पेपर क्वेश्चन 16, पेज 292, पेज 292। चलें, पेज 292 के ना एंड पे जगह खाली है और पेज 293 में भी जगह खाली है। तो ऐसा करते हैं, पॉइंट 2 और 3 की जो है ना वर्किंग इन्हीं सफ़ों पे कर लेते हैं, फिर कभी रजिस्टर के ऊपर कर लेंगे जब पूरा सवाल करने का मौका मिला। पूरा सवाल इसलिए नहीं कर सकते कि इसकी एडजस्टमेंट नंबर 4 IS 37 में से है, लिख लें, पास पेपर क्वेश्चन 16 खोल के रखा हुआ है ना आपने, एडजस्टमेंट नंबर 4 IS 37 में से है, वो इंशाल्लाह 7-8 दिन बाद हम कर सकेंगे। और एडजस्टमेंट नंबर 5 IFRS 9 में से है, वो इंशाल्लाह 30-35 दिन बाद हम कर सकेंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर 5 IFRS 9 में से है। पहली दो एडजस्टमेंट्स आप कर सकते हैं, पहली तो छोड़ें, पहले वो तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है ना, तो उसको छोड़ें। पॉइंट 2 पढ़ें, वर्किंग 1 हम इंशाल्लाह करंट टैक्स करेंगे, जब कभी जिंदगी ने अगर मौका दिया ये सवाल करने का। तो वर्किंग 3 करें जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का टी अकाउंट बनाएं दोनों के एंगल से। जो वर्किंग के रेफरेंस मैं लगवाऊंगा वही लगवाइएगा, पहले एक दफ़ा पढ़ लें, हाँ इधर ही किताब के ऊपर कर लें, ताकि जब कभी हम सवाल करें दोबारा तो हमें यह मसला ना हो। टी अकाउंट के नाम मैं बताऊंगा, अभी छोड़ें, आप लोगों ने नहीं नोट करने नाम, आप सिर्फ एडजस्टमेंट पढ़ लें। आप 2 अकाउंट बना लें इसी सफ़े पे, अगले सफ़े को भी यूज़ करेंगे, 2 अकाउंट बना लें इसी सफ़े पे। एक का नाम रखें वर्किंग 2 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IFRS के मुताबिक, और दूसरे का नाम रखें इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टैक्स वालों के मुताबिक। इतना आसान डाटा अवेलेबल है, 2 सालों का डाटा है मेरे ख्याल से, कि रेडीली फिगर्स निकल आएंगी। पता नहीं कौन डेप्रिशिएट कर रहा है कौन नहीं कर रहा, लड़ रहे हैं आपस में। जल्दी आप ट्राई करें जरा, कैरी डाउन दोनों सालों के निकालें, IFRS के मुताबिक भी टैक्स वालों के मुताबिक भी। क्यों नहीं चल रहा? चल गया सॉरी। हो गया, चलें, क्योंकि कुछ था ही नहीं इसमें, आसान सी एडजस्टमेंट थी। क्यों? जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IFRS के मुताबिक। वैसे भी अंडर टैक्स लॉस तो उन्होंने अगली लाइन में लिखा हुआ है। पिछले साल 1 जुलाई, हमारा साल 21 है ना, हमारा साल जरा देख लें कौन सा है, 21, और पिछला साल 20। पिछले साल के मिड में हमने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है 40 मिलियन की, 50 मिलियन की। तो 1 जुलाई 20, कैश बोलें 50 मिलियन। द फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वाज 20 ऑन 20/55। ओहो हो, फेयर वैल्यूज ना दो, मुझे बताओ तुम लोग मॉडल कौन सा यूज कर रहे हो। ओ ये शुक्र है, ये बता दिया, अकाउंटिंग वाले फेयर वैल्यू मॉडल यूज करें। बोले जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अकाउंटिंग वाले फेयर वैल्यू मॉडल यूज करते हैं तो डेप्रिशिएट धोखे देने के लिए लाइफ दे भी देता, तो आपने उसको धोखे खा लेना था, उसको यूज नहीं करना था, मतलब धोखे खा लेना था, इग्नोर करना था। कैरी डाउन बोले, डेट बताएं, 31 दिसंबर, कैरी डाउन 55। आप बताएं अगर 6 महीने में 5 वैल्यू बढ़ी है तो साल में कितनी बढ़ती? छोड़े परे, इस तरह नहीं सोच रहा होता, मैं तो ऐसे ही पागल बना रहा था।
मतलब खरीदने की डेट की कॉस्ट बताएं कितनी है 50 और ईयर एंड पे 55 का हो गया, तो बस साल में कितना बढ़ा, हमारे 6 महीने में 5 बढ़ा, बाकी 9 में ये नहीं कि 6 महीने में 5 बढ़े तो 9 महीने के अंदर वो 7.5 बढ़ता है, ये कोई लॉजिक नहीं है। ये तो हम तो मारते हैं बोंगे, आप कहते हैं जी सारा अंकों पर। अकाउंटिंग वालों ने कितना गेन रिकॉर्ड कर लिया 5 का। यकम जनवरी 21 ब्रॉड डाउन, अगले साल कैरी डाउन 65। भाई चुप करवाएंगे। ओके, व्हाट इज कैरिंग अमाउंट, व्हाट इज नेक्स्ट ईयर कैरिंग अमाउंट, वर्किंग नंबर 3। अच्छा मुझे बताएं खरीदा कितने के अकाउंटिंग वालों की नजर में। अच्छा टैक्स वाले फेयर वैल्यूज को नहीं मानते, वो डेप्रिशिएट करें 10%। ओह फुल ईयर डेप्रिसिएशन द ईयर ऑफ डिस्पोजल तो ही नहीं, तो उसने बताया नहीं डिस्पोजल के साल में क्या करना है। कहते हैं खरीदने वाले साल में फुल ईयर डेप्रिसिएशन लगाओ, हालांकि खरीदने वाले साल में हमने 6/12 लगानी थी। एक दिन मैंने आपको कहा भी था, खोल के बताऊंगा मैं कौन कौन से सवाल में फुल ईयर लगानी है, कौन से में नहीं लगानी, वहां क्या अंग्रेजी लिखी हुई है। मैं भी कह देता हूँ, आप लोग भी कह देते हैं, अच्छा कल मैं याद करा दूंगा। आपने याद कराया और मैंने बताया करें, मुझे ऐसे ना देखा करें। यकम जुलाई 20 कैश बोलें 50, डेप्रिशिएट करें नहीं ना, ठहरे तो सही, 50 इंटू 10% इन, ये लॉजिकल कैलकुलेशन करवाए ना। अच्छा टैक्स वाले अपनी मर्जी करते हैं, कह रहे हैं फुल ईयर डेप्रिसिएशन द ईयर ऑफ, बोले ब्रॉड डाउन। नहीं 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 स्ट्रेट ला 4.5, मैं मारा 4.5 10 हर साल 10% किस पे लगाना है, कॉस्ट पे। पता नहीं क्या इस तरह की बातें ना किया करें, कॉस्ट पे लगाएं 10%। 40 so what is a tax base, what is a tax base 40। अच्छा अब करंट टैक्स की वर्किंग में हम कभी आपको ये पोस्ट करके दिखा देंगे, बल्कि देख लें ताकि मंडे को टेस्ट में अगर हम इस तरह की कोई एडजस्टमेंट डालें तो आपको पता हो। कैरिंग अमाउंट बता दें 55, टैक्स बेस अगले साल कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टा कर टैक्स वालों की डेप्रीसिएशन माइनस कर दो, दोनों ही लेस होंगे दोनों ही लेस होंगे ना। अकाउंटिंग वालों ने गेन रिकॉर्ड किया है तो अकाउंटिंग वालों का गेन कैसे उल्टाएंगे, लेस करके। वो तो लकीली ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस अकाउंटिंग अगर अकाउंटिंग वालों का लॉस आ रहा होता फिर तो मजा आता, अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टाते ऐड और टैक्स वालों का डिविजन माइनस, उल्टा इधर अकाउंटिंग वालों का क्या आ रहा है गेन, तो टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को नहीं मानते तो अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टा कर और टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन, टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन को भी मुज़क्कर बना दिया, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन क्या कर दें माइनस, और अकाउंटिंग वालों का गेन माइनस करके टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। अच्छा टैक्स वालों की जो डिप्शन निकली हुई है, मतलब आप एसेट क्लास बीच में डाल दो, ये दोनों क्लासें देख के डर लग रहा है अभी कोई एकदम उठेगा और कहेगा मैं तो हाँ ना अंदर ही, दरवाजा खोलो, वो उधर से देख लें, फुल व्यू देख लें। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि थोड़ी सी रिवीजन करवाएं कि एक एसेट आपने खरीदा है 100 रुपए का, इस पर एक्सचेंज लॉस आया 2 रुपए का, और थोड़े दिनों बाद आपने एक एसेट खरीदा 100 रुपए का,
इस पर एक्सचेंज गेन आया 3 रुपए का। एक्सचेंज लॉस वाले हमने 2 सवाल क्लास में किए हुए हैं। एक्सचेंज लॉस के बारे में अब मैं लिख नहीं रहा कुछ, मुझे बताएं आपको कुछ याद हो, अकाउंटिंग वाले एक्सचेंज लॉस को कहां डालते हैं? P&L में। और टैक्स वाले एक्सचेंज लॉस को एसेट की कॉस्ट में डाल के कैपिटल, और अगर फिर टैक्स वालों ने डेबिट किया तो वो 103 को करेंगे, 2 सॉरी। अगर टैक्स वाले ने डेबिट किया, वो अकाउंटिंग वाले क्या कह रहे हैं, कॉस्ट क्या है 100, टैक्स वाले कह रहे हैं थोड़ा बड़ा करो। ओह ये तो सही है, ये हाथ आगे आगे लेके जाना है। अकाउंटिंग वाले क्या कह रहे हैं, कॉस्ट क्या है, टैक्स वाले क्या कह रहे हैं 102। अकाउंटिंग वाले किसको डेबिट करेंगे, टैक्स वाले 102 को। अच्छा जी, और करंट टैक्स की वर्किंग के अंदर किसी को याद हो क्या जाना है? अकाउंटिंग वालों ने IAS 21 पहला दूसरा तीसरा लेक्चर अटेंड कीजिएगा घर जाके कभी, तो अकाउंटिंग वालों ने एक्सचेंज लॉस को माइनस कर लिया होगा, तो टैक्स वाले क्या कहेंगे, ऐड कर दो। तो जरा दरमियान में इंडिया चाइना बॉर्डर बनाएं। अच्छा, कैरिंग अमाउंट बोलें। अब मैं रूल नहीं लिख रहा, रूल अगर आपको याद है तो फिर ही मैं कर रहा हूं। टैक्स बेस 102, नहीं वो टीटीडी डीटीडी वो मुझे क्या, वो तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं। और करंट टैक्स में क्या करेंगे, करंट टैक्स में बोले अकाउंटिंग वालों ने क्या कर लिया हुआ है, अकाउंटिंग वालों ने एक्सचेंज लॉस माइनस कर लिया, टैक्स वाले कहेंगे ये लॉस नहीं है, इसको एसेट की कॉस्ट में डालो, तो उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना 2। एक्सचेंज गेन कभी करवाया, एक दिन छोटे से सवाल में बताया था, ट्राई करें जरा। एक्सचेंज गेन, कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस लिखें और करंट टैक्स करें जरा, नोट करें जरा नोट करें। अच्छा जल्दी है लगता जाने की, अभी प्रोग्राम नहीं शुरू हुआ तो। अच्छा अब मुझे ये बताएं, अकाउंटिंग वाले एक्सचेंज गेन को कहां डालते हैं, P&L। भाई आप भी बोलो ना, अकाउंटिंग वाले एक्सचेंज गेन को कहां डालते हैं, P&L में एज एन इनकम। तो फिर एसेट तो 100 रुपए के, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं कि लॉस आ जाए तो एसेट की कॉस्ट में डालो, क्योंकि लॉस और एसेट डेबिट नेचर के हैं, और गेन आ जाए तो एसेट की कॉस्ट माइनस करो। वैसे आपने जिंदगी में कभी एसेट की कॉस्ट में कोई चीज माइनस की है? एसेट की कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन डालते थे, इंस्टॉलेशन डालते थे, आप एसेट की कॉस्ट के अंदर डिसमेंटलिंग की पीवी डालते थे, पता नहीं आप एसेट की कॉस्ट में क्या क्या डालते थे। आपने कभी जिंदगी में एसेट की कॉस्ट में से कोई चीज माइनस की है? ठहरे, हाथ खड़ा करके बताएं, नहीं आएगा उतर। वो तो पढ़े होते थे, मैं कह रहा हूं एसेट की कॉस्ट पढ़ी हुई में से चीजें माइनस करते थे। बैठे बैठे 2 मिसालें ज़हन में आ गई हैं मेरे। R1 के अंदर एसेट की कॉस्ट में से चीजें माइनस करते थे, अकाउंटिंग वाले डेप्रिसिएशन माइनस करते थे एसेट की कॉस्ट में से। वो मैं मतलब मैं कह रहा हूं कॉस्ट में से तू बीवी तक पहुंच गया है, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन बीवी, मैं कह रहा हूं कॉस्ट में से माइनस करने वो बीवी तक पहुंच गया है। और रिफंडेबल टैक्सेस तो डेप्रिसिएशन निकालने लग गया है। मैं कह रहा हूं कॉस्ट में कॉस्ट और रेजिडुअल वैल्यू माइनस करते तो डेप्रिसिएशन निकलेगी। मैं कह रहा हूं कॉस्ट में माइनस करते थे, कॉस्ट में। एक्सेलेंट, इनको डबल इनाम मिलेगा। हम माइनस करते थे, इंटरेस्ट एक्सपेंस को एसेट की कॉस्ट में डालते थे, और सरप्लस फंड्स पे जो इन्वेस्टमेंट होती थी उसको एसेट की कॉस्ट में माइनस करते थे, और सैंपल बनाने की कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में डालते थे, और सैंपल बना के वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं छोड़े, एक तो बात पता याद आ गई ना। तो वैसे ही मैंने तो बैठे बैठे पूछ लिया कि आपने कभी जिंदगी में कभी एसेट की कॉस्ट में से कुछ माइनस किया? तो आप लोग डेप्रिसिएशन, रेजिडुअल वैल्यू, मैं कह रहा हूं कॉस्ट में से कॉस्ट का मतलब कॉस्ट है, फिर डेप्रिसिएशन और रेजिडुअल वैल्यू ना बोले। अच्छा मैं अभी ये पूछ रहा था कि अकाउंटिंग वाले एक्सचेंज लॉस को कहां डाल रहे हैं, एक्सचेंज लॉस को P&L में डाल रहे हैं, लेकिन टैक्स वाले एक्सचेंज लॉस को कहां डाल रहे हैं, कैपिटलाइज। इधर बताएं अकाउंटिंग वालों ने कॉस्ट में कितना डाला, 100,
टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं 90, वो लोग नेट करेंगे, वो लोग नेट करेंगे। अच्छा अब मुझे बताएं, वो अल्लाह आपका भला करे, करंट टैक्स में क्या होगा? करंट टैक्स में अकाउंटिंग वालों ने एक्सचेंज गेन अदर इनकम में डाल दिया होगा ना, टैक्स वाले कहेंगे नहीं 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 नहीं, इसको अदर इनकम में ना डालो, एक्सचेंज गेन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तस्वीर खींचे और बस 2-4 मिनट में फ्री कर दें। एडजस्टमेंट नंबर 2 मुझे करा दें, इंटेंजिबल वाली, ये तस्वीर खींच लें, और बल्कि उसमें कर देते हैं, हम नोट्स में अपलोड कर देंगे। IAS 12, इसका नाम क्या रखें? एक्सचेंज लॉस, और इस कॉन्सेप्ट का इधर वाले का एक्सचेंज गेन, और इसका नाम एक्सचेंज लॉस। ठीक है, नोट्स में अपलोड कर देंगे अगर ये बात आपको भूल गई भी है। अब जरा आज एडजस्टमेंट नंबर 2 करें, 3 जो है, पांच मिनट बाद आइएगा, उसको छोड़ दिए ऐसे ही, 5 मिनट बाद ले आए ना, देखें इसको कहीं महफूज हो सकता है कुछ। वर्किंग नंबर नहीं नहीं, डेप्रिसिएशन भी माइनस करनी है, डेप्रिसिएशन भी माइनस करनी है, जरा याद रखिएगा। रफ वर्किंग से कर लें, कैरिंग अमाउंट टैक्स पे सारा लिख लें रफ वर्किंग से, टी अकाउंट बनाने की जरूरत तो नहीं है माय डियर, कहने दो यार टी अकाउंट शी अकाउंट, कैरिंग अमाउंट टैक्स पे सारा लिख लें, मुझे डायरेक्ट ही करवा दें, बाकी फिर कभी सवाल खुला तो ये देख लेंगे कैरिंग अमाउंट टैक्स पे। यकम जनवरी हमारे साल के पहले दिन, हमारे साल के हमने खरीदा है इंटेंजिबल जिसकी लाइफ इन, अल्हम्दुलिल्लाह अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन 0, फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी एट अ कॉस्ट ऑफ 116 मिलियन, एट अ कॉस्ट ऑफ 116 मिलियन। कितने का खरीदा है? 116 का। एक्सचेंज गेन हमने रिकॉर्ड किया इस पे 16 का। आप बताएं अकाउंटिंग वाले एसेट को किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 116 पे, 116। अच्छा वो उसने वैसे ही 116 लिखा था कि 100 आए और आप कंफ्यूज हो, वो छोड़ें। उसने कॉस्ट के आगे क्या लिखा हुआ है देखें जरा, उसने कॉस्ट के आगे क्या लिखा हुआ है? 116, और एक्सचेंज गेन के आगे बिल्कुल हमारे सवाल वाला डेटा है। अब मुझे ये बताएं कि अकाउंटिंग वाले एसेट को किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 116, कैसे ये 100 उतारा था, और टैक्स वाले कहेंगे 116 में एक्सचेंज गेन डालो या नेट करो? नेट करो। तो टैक्स वालों की नजर में कॉस्ट क्या होगी? 100। अब देखें क्या बनेगा, एसेट का नाम आएगा इंटेंजिबल, कॉस्ट 116, और इनकी कॉस्ट होगी 116 माइनस इज इक्वल टू 100। मैं कह रहा था टी काउंट ना बनाए, आप लोग टाइम जाया ना करें, टी काउंट ना बनाए, टाइम जाया ना। मैं डेप्रिसिएशन की वजह से इसको यहां नहीं लिखा, अगर डेप्रिसिएशन ना होती तो मैं इसको यहां लिखता, इसको यहां लिखता। सही पहुंचे, सही पहुंच गया डेप्रिसिएशन, मैंने बाद में बताना अमोर्टाइजेशन होती है। अच्छा तो डेप्रिसिएशन की वजह से तो मैंने इनको नीचे लिखा है, अगर डेप्रिसिएशन वाला स्यापा ना होता तो फिर तो मैं 116 को यहां लिखता और 100 रुपए को यहां लिखता। इसके लिए मैंने जगह छोड़ी, आगे डेप्रिशिएट करना है। तसल्ली से जरा पढ़ें, अंडर टैक्स लॉस फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस आर एडेड या डिडक्टेड। ये क्या चक्कर है, ये आज नई लाइन आ गई। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंसेस आर एडेड और डिडक्टेड। शायद ऐड कब होते हो? जब एक्सचेंज लॉस होता हो। और डिडक्ट कब होते हो? आज क्या आ रहा है? गेन आ रहा है। प्योरली कॉस्ट क्या थी जो सप्लायर को दी थी? 116। तो अकाउंटिंग वालों ने ऐसे किस पे रिकॉर्ड किया? 116 पे। टैक्स वाले कहते हैं कि एक्सचेंज लॉस आए तो 116 जमा 16 पता नहीं कितने पे ले जाओ, और अगर एक्सचेंज गेन आए तो 116 का एसेट आया डेबिट नेचर का और खुशी आई 16 की, इनको क्या कर दो? डन।
यहां पर रुकें, डेप्रिसिएशन मत आगे करवाएं, मुझे करंट टैक्स में एक एडजस्टमेंट करवाएं, फिर डेप्रिसिएशन बाद की बात है। यहां पे रुक के करंट टैक्स में एक एडजस्टमेंट करवाएं। अकाउंटिंग वालों ने 16 का गेन रिकॉर्ड किया होगा अदर इनकम में, टैक्स वाले कह रहे हैं अदर इनकम में ना लेके जाओ। कहां लेके जाओ वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा। क्या करें? बिल्कुल अभी जो यहां सीखे इसको क्या कर दें, लेस कर दें 16 को। तो लेस करें जी एक्सचेंज गेन। ये किसी वर्किंग में ना खोलें, ऐसे रफ सा नोट कर लें, कभी मेन सवाल को करने का जिंदगी में मौका मिला तो देख लेंगे। यहां पर हमारा मेन कॉन्सेप्ट आज आखिरी दफा खत्म हो गया है। एक्सचेंज लॉसेस को हम एसेट की कॉस्ट में डालते हैं और एक्सचेंज गेन्स को हम एसेट की कॉस्ट से टैक्स वालों की नजर में, अब अगली एडजस्टमेंट आप खुद करें। टैक्स वाले कह रहे हैं हमने एसेट को डेप्रिशिएट भी करना है, वो तो कॉस्ट सेट की है, अभी हमने कॉस्ट सेट की है ना, तो टैक्स वाले कह रहे हैं हमने एसेट को डेप्रिशिएट भी करना है। कराएं जी डेप्रिशिएट, उनको बुला लो, कराएं जी एसेट को डेप्रिशिएट। पहले अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन मुझे लिखवाएं, फिर वो उल्टवानी भी है। पहले अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन 0, वाई इनडेफिनेट लाइफ है। और टैक्स वाले कितना अमोर्टाइज करेंगे? 10, फिर कैलकुलेटर ना पकड़े ना, 100 × 10%, 10। तो इनकी बीवी और इनकी बीवी 90। इतनी मोटी बीवी, पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें करते हैं। अच्छा अब मुझे बताएं एक और एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग वालों की अमोर्टाइजेशन उल्टाकर टैक्स वालों की अमोर्टाइजेशन माइनस कर दें। जी बोलें 10। चलें जल्दी है तो जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज। वो कह रहे हैं नहीं, चले जी, अल्लाह हाफिज।